क्या हो जब कोई जगह, कोई घर सिर्फ ईंट और पत्थर का ना हो, बल्कि एक जिंदा चीज बन जाए। आज हम बात करेंगे रक्त महल की, एक ऐसी कहानी की जहां दीवारें सांस लेती हैं और गुजरा हुआ वक्त कभी खत्म नहीं होता। ये सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये एक चेतावनी है, एक ऐसे घर की तरफ से जो बस इंतजार कर रहा है हमेशा अपने नए मेहमानों का। तो कहानी शुरू होती है 3 लोगों से, माया, उसकी छोटी बहन रेवा और उनका कैमरामैन समीर। ये तीनों एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए रक्त महल के गेट पर पहुंचते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो कहानी बनाने नहीं, बल्कि खुद एक कहानी बनने वाले हैं। वहां पहुंचते ही दोनों बहनों के बीच का फर्क साफ हो जाता है। एक तरफ है माया, जिसके लिए बंगला नेशनल अवार्ड जीतने का टिकट है, और दूसरी तरफ है रेवा, जिसे महसूस हो रहा है कि यहाँ कुछ बहुत बहुत गलत है। हवा में एक अजीब सी भारीपन है, जैसे कोई बुरा सपना सच होने वाला हो। जंग लगा हुआ गेट एक भयानक आवाज के साथ खुलता है। अंदर सब कुछ टूटा फूटा है, लेकिन फिर भी आलीशान। हवा में धूल और सड़न की महक है और खामोशी, एक ऐसी खामोशी जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी है। वो लोग अभी आसपास देख ही रहे थे कि उन्हें वो एहसास हुआ जो हर भूताहा जगह पे होता है, कि वो वहाँ अकेले नहीं है, कोई उन्हें देख रहा है। और तभी सीढ़ियों के पीछे से एक परछाई निकलती है, एक बहुत बूढ़ी औरत जिसे लोग दादी कहते हैं। उसके हाथ में एक लालटेन है जो बुझी हुई है, और उसकी आंखें ऐसी हैं जैसे वो सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि उनकी रूह के आर पार देख रही हों। दादी की आवाज कांपती हुई और सूखी है, लेकिन उसके शब्द पत्थर की तरह भारी हैं। सोचिए, ये कोई सलाह नहीं थी, ये एक हुक्म था, एक ऐसी वार्निंग जिसे नजरअंदाज करने की सजा बहुत भयानक होने वाली थी। लेकिन जाहिर है उन्होंने दादी की बात को अनसुना कर दिया। टीम ने अपनी रिकॉर्डिंग शुरू की और घर ने धीरे धीरे अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए, वो राज जिन्हें वो सदियों से अपने अंदर दबाए बैठा था। पहली अजीब बात, माया अपने रिकॉर्डर में बताती हैं कि अंदर का टेम्परेचर बाहर से कम 10 डिग्री कम है। ये कोई नॉर्मल ठंड नहीं थी, और सन्नाटा इतना गहरा सन्नाटा था कि उन्हें अपनी दिल की धड़कनें दीवारों से टकराकर वापस सुनाई दे रही थीं। तभी रेवा की नजर एक पुरानी पेंटिंग पर जाती है, एक खुशहाल परिवार की तस्वीर, लेकिन किसी ने उसमें बच्चों के चेहरों को बड़ी बेरहमी से खुरच दिया है। सिर्फ माँ का चेहरा बचा है और उसकी आंखें, ऐसा लगता है जैसे वो चीख चीख कर कह रही हों, यहां से चले जाओ। समीर कहता है कि शायद नमी की वजह से पेंटिंग खराब हो गई है, लेकिन दिल में सब जानते हैं कि यह सच नहीं है। फिर भी वो ऊपर जाने का फैसला करते हैं, सीधा उसी कमरे की तरफ जिसके लिए दादी ने मना किया था, अपनी किस्मत की तरफ एक और कदम। और यहीं से कहानी एक ऐसा खौफनाक मोड़ लेती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उनकी हिम्मत उन्हें सीधा उस घर के दिल में ले जाती है, एक ऐसी जगह जहां वक्त का कोई मतलब नहीं। ऊपर गलियारे के आखिर में एक दरवाजा है, जिसका रंग ऐसा है जैसे उसे सूखे हुए खून से रंगा गया हो। माया जैसे ही उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाती है, एक बर्फीली हवा उसे पीछे धकेल देती है। फिर दरवाजे के नीचे से एक काला गाढ़ा लिक्विड बहने लगता है, और अंदर से किसी के नाखूनों से दरवाजा खुरचने की दिल दहला देने वाली आवाज आने लगती है। वो तीनों बुरी तरह डरकर नीचे भागते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। घर का मेन दरवाजा, जिसे वो खुला छोड़कर आए थे, अब बंद है, ऐसा बंद जैसे किसी ने उसे हमेशा के लिए वेल्ड कर दिया हो। अब वो पूरी तरह से फंस चुके हैं। तभी उन्हें एक छोटे बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देती है, एक ऐसी हंसी जो उन्हें खेलने के लिए बुला रही हो। घबराकर भागते भागते उन्हें कालीन के नीचे छुपा हुआ दरवाजा मिलता है। उन्हें लगता है कि ये बचने का रास्ता है, लेकिन ये रास्ता नहीं, ये जाल था। वो रास्ता तहखाने में खुलता है, और वो तहखाना मिट्टी की गुड़ियों से भरा पड़ा है, सैकड़ों गुड़ियां, और हर गुड़िया पर एक नाम और एक साल लिखा है, विक्रम 1992, सोनिया 2004। ये घर दशकों से लोगों की आत्माओं को कैद कर रहा है। उन्हें एहसास होता है कि वो किसी तहखाने में नहीं, बल्कि एक कब्रिस्तान में खड़े हैं, एक ऐसी कब्रगाह जिसके बारे में दुनिया को कोई खबर नहीं। लेकिन अगली चीज जो वो देखते हैं, वो उनके रहे सहे होश भी उड़ा देती है। ठीक बीच में
3 ताजा बनी हुई अधूरी गुड़ियां रखी हैं। एक पर माया की जैकेट का टुकड़ा चिपका है, दूसरी पर रेवा के स्कार्फ का और तीसरी पर समीर की शर्ट का। अब उन्हें समझ आता है कि वो यहाँ कहानी रिकॉर्ड करने नहीं आए थे, वो खुद इस घर की अगली कहानी बनने आए थे। ऊपर का दरवाजा जोर से बंद होता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और जब माया की आंखें खुलती हैं तो सब कुछ बदल चुका है। वक्त टूट चुका है और अब घर के अजीबोगरीब नियम उन पर लागू होने लगे हैं। माया खुद को उसी खूनी दरवाजे वाले कमरे में पाती है। सामने एक आईना है जिसका फ्रेम इंसानी हड्डियों से बना है, लेकिन जब वो आईने में देखती है तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि दादी का झुर्रियों वाला चेहरा दिखाई देता है। घर उसे धीरे धीरे निगल रहा है। इसके बाद जो होता है वो दिमाग को सुन कर देता है। रेवा की आंखें अचानक सफेद हो जाती हैं और वो हवा में गायब हो जाती है। माया और समीर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक लूप में फंस जाते हैं। बार बार भागकर उसी सीढ़ी पर आ जाते हैं और फिर माया की आंखों के सामने समीर का शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगता है, जब तक कि उसकी चीख की गूंज के सिवा कुछ नहीं बचता। अब सिर्फ माया बची है, अकेली, वक्त के एक ऐसे जाल में फंसी हुई जहां से निकलना नामुमकिन है। और तभी उसके सामने आता है इस घर का आखिरी और सबसे खौफनाक सच। सीढ़ियों के ऊपर दादी खड़ी है। वो बताती है, मैं मर चुकी हूं, फिर भी यही हूं, क्योंकि ये घर एक याद है, एक श्राप है। दादी का वक्त अब खत्म हो चुका है और अब माया को उसकी जगह लेनी होगी, हमेशा के लिए, इस घर की नई पहरेदार बनकर। अगली सुबह एक और गाड़ी बंगले के सामने आकर रुकती है। उसमें से 3 नौजवान निकलते हैं एक वायरल वीडियो बनाने के लिए। दरवाजे पर माया खड़ी है। उसकी चमड़ी ढीली पड़ चुकी है, आंखें धुंधली हैं। जैसे ही वो लोग पास आते हैं, माया एक सर्द आवाज में फुसफुसाती है, अंदर आ जाओ, घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और कहानी फिर से शुरू हो जाती है, हमेशा के लिए।